कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है धोखा, राइटर अक्सा नादिर। तो चलिए फिर नावल का आगाज करते हैं। शाम के साए डेरे डाल रहे थे, गलियां सुनसान पड़ी थी। ऐसे में वो मजबूत चाल चलते हुए अपने घर तक पहुंची और बेल बजाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा तानिया ने खोला था। चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। वो इस वक्त दुपट्टा ओढ़े हुए थी, चेहरे पर पानी की छींटें थी। साफ जाहिर था नमाज पढ़ने जा रही थी। तालिया मुंह बनाते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई तो तानिया तेजी से दरवाजा बंद करके इसके पीछे चल दी। तालिया का रुख अब बाहर ऊपर की जानिब था। वो दोनों तेजी से सीढ़ियां फलांग कर ऊपर की जानिब कमरे में आ गई। तुम मुझे भी कुछ बताओगी क्या? आखिर रजा से तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? तानिया अब दरवाजा बंद करके इसके सामने आ खड़ी हुई थी। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं तानिया, तुमने किस अमीरजादे को पसंद किया है? बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। तालिया ने जज्बात में आकर तानिया को भींच लिया। अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ कि वो कैसा है। तुम यहाँ बैठो और मुझे ये बताओ कि इसने तुमसे क्या बातें की। तानिया तालिया को लेकर अब बैठ के किनारे पे जा बैठी थी और तालिया ने भी सारी मुलाकात तानिया की गोशो गुजार कर दी थी। सारी मुलाकात की तफसील सुनकर तानिया सोच में डूब गई थी। तालिया तुम ही बताओ कि मैं अम्मी से कैसे बात करूं, जबकि रजा का इसरार बढ़ता जा रहा है। तालिया एक बात तो बताओ, अगर मैं अम्मी से रजा के बारे में बात कर लूं तो वो मान जाएंगी? तानिया परेशानी से बात मुकम्मल करके शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी। हाँ मेरी बहन, इसके रिश्ते पर कौन इनकार करेगा? वो है ही इस काबिल कि इसे अपनाने में कोई देर ना करे। तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से आज ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात करूंगी। तानिया भी इसके पीछे खड़े होकर इसे तसल्ली देने लगी थी। तानिया की दिल ही दिल में डहारस बन गई। इसको ये फैसला बिल्कुल गलत ना लगा। वो तसल्ली से अब तालिया को कपड़े चेंज करने की हदायत देकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ गई। रात के वक्त खाने की मेज पर जब वो तीनों खाना खाने बैठी तो इधर उधर की बातों का दौर दौरा था। तालिया और तानिया के दिसंबर टेस्ट अगले हफ्ते से शुरू थे। दोनों ही मुतमईन थी कि दोनों ने साथ साथ पढ़ा था। फातिमा बेगम भी खुश और पुरसुकून थी क्योंकि इनकी बेटियां जो खुश थीं। इधर उधर की बातों में तालिया कुछ सोचते हुए बोली, अम्मी जान वैसे एक बात तो बताएं। हाँ पूछो बेटा। अगर हम दोनों में से पढ़ाई के दौरान ही किसी का रिश्ता आ जाए तो आप डायरेक्ट शादी कर देंगी या फिर मंगनी वगैरह का मार्जन हमें देंगी? तालिया ने बज़ाहिर तानिया को आंख मारी तो फातिमा बेगम इसके शौक लहजे से समझ गईं कि ये शरारती ख्याल तालिया के जहन की तख्लीक है। वो सोच में डूब गईं तो तालिया ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख कर इन्हें हकीकी दुनिया में वापस खींचा। अगर तुम पूछ रही हो तो अपने डैड का फैसला भी सुन लो। वो तो यही चाहते हैं कि जैसे भी कोई रिश्ता है मैं पसंद करके शादी की तारीख दे दूं। सच बात तो यह कि अब हम दोनों ही तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। फातिमा बेगम ने भर्राए हुए लहजे में तालिया और तानिया के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। अम्मी जान आप और डैड ऐसा क्यों चाहते हैं? हमें ग्रेजुएट तो होने दें। क्या आप हमें इतना टाइम भी नहीं देंगी कि हम एग्जाम्स पास कर लें? अब की बात तानिया ने उम्मीद भरे लहजे में फातिमा बेगम से कहा। उन्होंने लंबी सांस भरते दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अब अपनी दोनों बेटियों को पस मंजर से आगाह कर दें। जब वो बोली तो उनके लहजे में बेबसी थी। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे डैड के खानदान वाले तुम दोनों में से किसी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, जबकि तुम्हारे डैड को ये कबूल नहीं। बस इसीलिए उन्होंने मुझे कह दिया कि कोई रिश्ता पसंद आए तो हाँ कहने के बाद शादी की तारीख रख दी जाए। और फिर पढ़ाई का क्या है? एग्जाम्स तुम शादी के बाद दे देना, फिर अपने घर बार पर तवज्जो देना। उन्होंने अपनी बात खत्म करके दोनों के हाथों पर जोर डाला कि जैसे वो खामोश दिलासा हो। इन दोनों के हाथ फातिमा बेगम को ठंडे से महसूस हुए। इसके बाद खाने में किसी का दिल न लगा। फातिमा बेगम उठकर अपने कमरे में चली गईं। सारी हकीकत जानने के बाद तानिया और तालिया काफी देर एक दूसरे से नजरें न मिला पाईं। दोनों को इस जहनों में झक्कड़ चल रहे थे। बाबा के खानदान वालों ने सारी जिंदगी हमारी खैरियत भी ना पूछी और अब एक ही दम से ऐसी मोहब्बत, क्या वो हमारा रिश्ता लेने के लिए चल दिए? ये सोचें तालिया के जहन में लावा उबल रही थी। अगर रजा रिश्ता ले आते हैं तो अम्मी जान पसंद करने के बाद एक आध महीने में शादी कर देंगी। क्या करूं, सिर्फ दो ही रास्ते हैं, रजा से शादी या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री। और यह सोच तानिया को पहलू बदलने पर मजबूर कर रही थी। वो उठकर अपने कमरे में आ गई, जबकि तालिया सब कुछ जहन से झटक कर बर्तन इकट्ठे करने में मसरूफ हो गई थी और अंदर कमरे में मौजूद फातिमा बेगम नमाज पढ़ने में खुद को मसरूफ कर चुकी थी।
रात के इस पहर खामोशी के डेरे थे। ऐसे में आसमान तले एक घर ऐसा भी था जहां पर मौजूद तीनों, अगरचे इस वक्त सोने के लिए लेट चुके थे, मगर तीनों के जहन इस वक्त उलझे हुए थे। तानिया का जहन बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में मसरूफ था। अगर एक मसला रजा से शादी का था तो दूसरी फिक्र इसको ये लाहक थी कि उसने तालिया से क्यों दरखास्त की कि वो रजा से मिलने चली जाए। अगर रजा को मालूम हो गया कि मेरी बहन भी बिल्कुल मेरे जैसी है और ये मैंने इसे धोखा दिया, हाय अल्लाह मैं क्या करूं। तानिया अचानक ही उठकर बैठ गई थी। फिर ठंडे फर्श पर पांव रखे तो एहसास हुआ गलती तो वाकई तानिया की थी। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मैंने तो बस अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश की है। फिर तालिया ने जब खुद कह दिया कि वो रजा को बिल्कुल अपना बहनोई समझती है तो फिर मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे मेरे इम्तहानात होंगे मैं अम्मी जान को एतमाद में लेकर रजा से शादी कर लूंगी। दिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से तानिया की ज़मीर को सुला दिया था। फिर वो सब कुछ छोड़कर दोबारा से सोने के लिए लेट गई, मगर बेचैनी फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ तालिया की भी यही हाल था। बेचैन तो वो भी थी, मगर इस बेचैनी को वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। आंखें खोलती बंद करती हर तरफ बस रजा हारून का ही चेहरा नजर आता। उसने डपट कर अपने दिल को चुप कराया जो बार बार रजा हारून को याद करने के लिए मचल रहा था। करवट बदल कर वो सीधी होकर लेट गई। आंखें हनूस छत पर टिकी थी, जैसे अंधेरे में सुई तलाश कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो कल रात वाली बातें फिर से याद आने लगी। जब वो कमरे में आई तो तानिया फोन कान से हटा रही थी। उसके दिल में अपनी बहन के लिए पहले सिर्फ शक था, मगर अचानक तालिया का कमरे में आने पर तानिया का हवास बागता हो जाना कोई मामूली बात ना थी। तालिया ने आगे बढ़कर तानिया के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया था। फोन अभी भी बंद होने की वजह से अनलॉक था। उसने कॉल हिस्ट्री खोली तो सामने अनजाना नंबर जगमगा रहा था। गुस्से से उसकी रगें तन गई, मुट्ठियां भींचे। इसने बमुश्किल गुस्से को काबू में किया था। तानिया का इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। इसका रुआं रुआं कांप रहा था। इसे इस बात का 100% यकीन हो गया था कि इसकी नाफरमानी का किस्सा बहुत जल्द अम्मी जान की अदालत में पहुंच जाएगा। उसने जल्दी से तालिया के हाथ पकड़े। उसके हाथ भी तानिया की तरह ठंडे बर्फ थे। तालिया प्लीज यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अल्लाह का वास्ता है मुझे गलत मत समझो। दूसरी तरफ तालिया गुस्सा कंट्रोल करते करते जब्त की इंतहा पर पहुंचकर रोना शुरू कर चुकी थी। पता नहीं किस बात का दर्द था, अपनी बहन का इस तरह अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ना या फिर इन सबको धोखा देना। ज़ारो कतार रोने लगी थी। तानिया अल्लाह का वास्ता देते इसे बेड के किनारे पर ले आई। तालिया बेड के किनारे बैठी तो तानिया इसके कदमों में बैठी अपने आप को गलत ना समझने की दरखास्त कर रही थी, मगर तालिया ने तो सारा आज ही रो लेना था। तकरीबन 15 मिनट बाद जब आंसू भी खुश्क हो गए तो वो भर्राई हुई आवाज में बोली, मुझे सब कुछ सच बताओ तानिया, अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ। तो बेख्तियार तानिया ने थूक निगल कर गला तर किया और शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात तालिया की अदालत में गोशो गुजार कर दी। फिर भी सारी बात सुनकर तालिया बस इतना ही बोली, सुबह बात करेंगे, और उठकर बेड पर लेट गई। तानिया इसके सिरहाने खड़ी वादे मांगती रही। वो बस अम्मी जान को ना बताए, मगर तालिया ने डपट कर बस इतना ही कहा कि जो भी बात होगी अब सुबह होगी। लिहाफ सर तक ओढ़ गई, जबकि जिस्म अब भी हौले हौले कपकपा रहा था। आंखें हनूस खुली थी। तानिया अपना वजूद घसीटती बिस्तर तक आई और गिरने के अंदाज में लेट गई थी। वो रात बहुत ही भयानक थी। सारी रात तालिया एक ही करवट पे लेटी रही। नींद की देवी सूरज निकलने के बाद इस पर मेहरबान हुई थी, तब तक वो अपने फैसले पर पहुंच चुकी थी। बेशक वो अल्लाह ही है जो रात को चीर कर सूरज की रोशनी से पूरे जहान को मुनव्वर करता है। बेशक वो अल्लाह ही है जिसने रात बनाई, फिर इस रात में ऐसा पहर भी रखा। जब अल्लाह के नेक लोग बराह रास्त अल्लाह से रुजू करके अपनी बात मनवा लेते हैं, सिर्फ खुलूस के चंद आंसू भी किसी के गुनाह माफ करा देते हैं। तो कभी किसी को मनचाही चीज दिलवा देते हैं, मगर किसी के लिए रात राज ढांपने और छुपा लेने के काम भी आती है। सारा शहर रोशन हो चुका था। ऐसे में फातिमा बेगम भी उठकर टीवी पर कुरान पाक की तिलावत मां तर्जुमा सुन रही थी कि उन्हें तानिया आंखें मसलते सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरे डाल दिए थे। यही तो इनकी कुल कायनात थी जिन्हें देख देख कर वो जीती थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। तानिया फातिमा बेगम के पहलू में आ बैठी तो उन्होंने टीवी का वॉल्यूम कम करते तानिया को सीने से लगाया। वालेकुम अस्सलाम अम्मी की जान। 2 दफा दरवाजा खटखटाया, मगर ना तो कॉलेज के टाइम पे उठी, ना ही अभी थोड़ी देर पहले उठी।
अब बताओ दूसरी शहजादी कहाँ है? अम्मी जान वो भी उठ गई थी, बस आती होगी, आपको कल भी बताया था कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। ओह बेटा, बस मैं भूल जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, जल्दी से इसे भी लेकर आओ, फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तुम दोनों जानती हो मैंने कभी अकेले नाश्ता नहीं किया, अब तो भूख से बुरा हाल है। फातिमा बेगम मुस्कुरा कर बोली तो तानिया को उनकी बेखबरी पर रश्क आया। कोई शक नहीं कि राज अपने सीने में दबा लेना कोई मामूली बात नहीं हुआ करती। इसके लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अब इसे तालिया की फिक्र थी कि वो इसका सामना कैसे करेगी। फातिमा बेगम ने इसे थपकी दी तो वो मरे मरे कदमों से ऊपर की जानिब चल दी। तालिया ने जब देखा कि तानिया तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई है तो वो भी उठी और बेदिली से मुंह हाथ धोकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। रोने की वजह से उसकी आंखें खतरनाक हद तक सूज गई थी। उसने जल्दी से टेरेस का रुख किया, एलोवेरा की एक शाख तोड़ी और अंदर आकर इसे धोया और फिर फलों वाली टोकरी से छुरी लेकर इसके 2 पीस काटने लगी। गूदा समेत एक पीस से वो आंखों के गिर्द अच्छी तरह मसाज करने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद इसने जब ठंडे पानी से मुंह धोया तो आंखों की सूजन में काफी हद तक फर्क था। बाथरूम से निकलकर नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो तानिया से टकरा गई। दोनों एक दूसरे से मुंह छुपाती फिर रही थी। किस्मत ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। तालिया ने तानिया का बाजू खींचा और अंदर की जानिब वापस आ गई। तानिया को बेड पर पटका और इसके सामने जा खड़ी हुई। मैंने एक फैसला किया है तानिया। तानिया खौफजदा निगाहों से तालिया को देखने लगी, जैसे उसकी अगली बात तानिया की जिंदगी का फैसला करेगी। मैंने फैसला किया कि मैं अम्मी जान को ये बात नहीं बताऊंगी। तुमने अम्मी जान और बाबा जान हम सब का एतबार तोड़ा है। बाबा हम पर भरोसा करते हैं। ये सब करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा तुमने कि जब एतबार टूटता है तो रिश्ते कितने खोखले हो जाया करते हैं। चाहे रिश्ते फिर भी खत्म नहीं होते मगर वो अजली एतबार भी फिर लौट कर नहीं आता। तुमने अपने बारे में एक दफा भी नहीं सोचा था। कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेती। मैं अम्मी जान को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम इससे रोज रोज मिलो। रजा हारून को साफ साफ लफ्जों में बता दो कि वो तुम्हारे इम्तहानात तक इंतजार करे, वरना इसे अपनी मोहब्बत से हाथ धोना पड़ेगा। तालिया ने अपना फैसला सुनाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। तानिया के कदम वहीं जम कर रह गए थे। इसे सही मायनों में अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। किसी का इतबार तोड़ने पर कैसा महसूस होता है कोई इस वक्त तानिया से पूछता। वो चेहरा दोनों हाथों में रखे रो दी। जब वो रो रो कर थक चुकी तो मुंह हाथ धोकर नीचे की जानिब चल दी। सुस्त रवि से चलते हुए जब वो किचन में पहुंची तो तालिया चाय के कप मेज पर रख रही थी। जहां प्लेटों में अंडे पराठे सलीके से रखे हुए भाप उड़ा रहे थे, फातिमा बेगम सरबराही कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ने में मसरूफ थी। आहट पर सर उठाकर देखा तो तानिया साथ वाली कुर्सी खींच रही थी। अरे मेरी बेटी, इतनी देर से क्या कर रही थी? पहले तानिया नीचे आई तो तालिया सोई थी, फिर तालिया आई तो तानिया गायब। आज कोई छुपन छुपाई का खेल तो नहीं खेला जा रहा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो दोनों भी गम दिलों में दफन करके मुस्कुरा उठी। नहीं अम्मी जान, मैं तो बस कमरे की सफाई कर रही थी। सोचा आगे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे तो फिर आज सफाई कर लेती हूँ। तानिया ने प्लेट में पराठा रखते हुए कहा तो इधर उधर की बातों में इन तीनों ने नॉर्मल अंदाज में नाश्ता किया। तकरीबन दोपहर तक वो घर की हफ्तावार सफाई करके फारिग हुई थी ताज़ा दम होने के लिए। जब तालिया ऊपर आई तो तानिया फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। गीले बालों को तौलिए से रगड़ कर मजीद खुश कर रही थी। दोनों एक दूसरे से अब तक नजरें चुरा रही थी। तालिया ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, बेशक तू ही है जो हमें जिंदगी और मौत से नवाजता है। या अल्लाह, इसे इज्जत देने वाले शख्स का साथ नसीब करना। बहुत देर तक वो चेहरा हाथों में छुपाए यूं ही बैठी रही। फिर धीरे से उठी और जाए नमाज को तय करके अपनी जगह पर रखकर नीचे की जानिब कदम बढ़ा दिए। गालबन 4 बजे तक सबने खाना खा लिया था। फातिमा बेगम हस्बे आदत कमरे में आराम करने चली गई थी। तालिया टीवी देख रही थी जब तानिया टीवी लाउंज में दाखिल हुई। तालिया ने लाशौरी तौर पर टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया था। तानिया इसके करीब आकर बैठते हुए बोली, तालिया, मेरी एक बात सुनोगी? रुक कर तालिया के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात देखने लगी। हाँ कहो, अब क्या रह गया बताने वाला? रजा मुझसे मुलाकात का इसरार कर रहा है। तानिया की इस बात पर तालिया ने हैरानी से चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देखा, जहां अब भी खौफ के साए मौजूद थे। मैं चाहती हूँ कि तुम मैं बनकर यानी तानिया बनकर इससे एक दफा मिलो। अगर इसे अपने म्यार पर पूरा पाओ तो फिर बेशक अम्मी जान को भी बता देना।
तानिया ने बात ख़त्म की तो तालिया एक झटके से उठी। तुम पागल हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर वो मेरा बहनोई है तो मुझे मेरा ज़मीर इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा कि मैं ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करूँ। तालिया ने गुस्से में आकर रिमोट पटक दिया। तालिया, खुदा के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इसे परखने के लिए मिलने जाने पर दरख्वास्त कर रही हूँ। अब वो हमारे घर आने से तो रहा। आखिरी रास्ता यही है कि तुम इसे तानिया बनकर मिलो। प्लीज़ तालिया, प्लीज़, मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। तानिया की गिरियाजारी पर तालिया का दिल पसीज गया था। तानिया ने इसे बिल्कुल अपनी तरह संवारा था। तानिया के नाम का लॉकेट आज पहली दफ़ा तालिया के गले में झूल रहा था। उसका गुलाबी रंग का सूट पहने, उसी की काली चादर ओढ़े, तानिया का मोबाइल हाथ में पकड़े वो रज़ा से मिलने जा रही थी। इस सारी मुलाकात में इसे एक दफ़ा भी ये महसूस ना हुआ कि वो तो इस कहानी का हिस्सा है ही नहीं। किसी और के नाम की नंबर प्लेट लगाए वो इस कहानी में ज़बरदस्ती शामिल की जा रही है या हो गई है। इस बात को रज़ा की चटपटी मोहब्बत भरी बातों ने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। फिर इसे रज़ा की गाड़ी से घर तक का सफ़र याद आने लगा कि जब एक मरतबा फिर वो अपने दिल को यही बात समझा रही थी कि रज़ा हारून तो तानिया का है, मगर दिल सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था कि तकदीर कभी बनती नहीं, बनाई जाती है। उसने थक हार कर आंखें बंद की तो नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई थी, जबकि तानिया इस बात पर खुश थी कि तालिया ने रज़ा हारून को पास कर दिया है। इसे अब भी अंदेशा था कि वो मोहब्बत जिसे वो नसीब का तोहफा समझकर कबूल कर चुकी थी, इससे कोई छीन ना ले। उसने भी थक कर खुद को नींद के हवाले कर दिया था। उसकी तबीयत आज बहुत अच्छी थी। वजह सिर्फ तानिया से मुलाकात थी। वो हर छोटी से छोटी बात पर मुस्कुराए जा रहा था। बिला वजह किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ता। रज़ा की वजह से मरियम बेगम और कलसूम बेगम कई मरतबा दिल ही दिल में इसकी बलाएं ले चुकी थी। इन्हें इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था जब वो अपने रज़ा के सर पर सेहरा देखती, मगर तानिया की तावील ने दोनों सास बहू को इंतज़ार करने पर फिर से मजबूर कर दिया था। लेकिन वो अपने बेटे की पसंद के लिए 1 साल तो क्या सदियां भी इंतज़ार कर सकती थी। रज़ा खाना खाने के बाद बाहर लॉन में टहलने आ गया था। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद जब इसे सर्दी के साथ साथ थकावट भी महसूस होने लगी तो इसने अंदर का रुख किया। वापस आकर वो बिस्तर पर नीम दराज हुआ तो मोबाइल पर तानिया के चंद मैसेजेस आए हुए थे। कुछ खास बातें ना थी, बस हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया था, जिसने जवाब में शेर लिखकर भेज दिया। मीठी नींद, सुकून और राहत, सब कुछ इश्क से पहले था। इसे शुरू से ही शायरी बहुत पसंद थी। फिर जब महबूब मिल जाए तो आपका बस नहीं चलता कि आप इसे अपने सीने में छुपा लें। रज़ा ने जब आंखें बंद की तो सामने तानिया नजर आई। आज वो गुलाबी सूट पहने, हल्का सा मेकअप के, चुप चुप सी वो आज पहले से ज्यादा प्यारी लगी थी। आज रज़ा के फितरी जज्बात बहक गए थे जिन्हें उसने बहुत मुश्किल से काबू किया था। यह भी तो मोहब्बत का ही हिस्सा है कि आप अपने महबूब को दुनिया की गंदी नज़रों से बचा लेते हो तो खुद भी कहाँ नज़र भरकर देख पाते हो। आज तानिया वो तानिया नहीं थी जिसे वो देखने का आदी था। तानिया में इतना इत्मीनान कहाँ था कि वो इसके साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा ले या इसकी गाड़ी में बैठकर घर चली जाए। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। ये भी पता चला लूँगा, खुद से कहकर इसने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। अब इसे 2 दिन बाद तानिया से मिलना था। नींद भी जल्द उस पर मेहरबान हो गई थी। सोते में भी यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हौले हौले मुस्कुरा रहा हो। तानिया रज़ा से मिलकर आई तो वापसी पर फातिमा बेगम जाग रही थी, मगर उन्होंने ज़्यादा इस्तफसार ना किया। इन्हें भरोसा था कि उनकी बेटी अपनी दोस्त के घर 1-2 टॉपिक समझने जाती है। उसने सलाम दुआ के बाद तालिया की तलाश में ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए। तालिया बेड पर बैठी कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुनने में मसरूफ़ थी। वो जोश में आगे बढ़ी और तालिया के कानों से हैंड फ्री निकाल दिए। तालिया ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो बहुत खुश होकर रज़ा से होने वाली सारी मुलाकात दोहराने लगी। तालिया चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तानिया की सारी रुदात सुनती रही, फिर इसे अगली मुलाकात के लिए बेस्ट विशेस देने लगी। तो तानिया बोल उठी, नहीं तालिया, अगली दफ़ा तुम जाओगी। अम्मी जान जाग रही थी, मैं अगर अगली दफ़ा भी गई तो वो शक करने लगेंगी। तालिया के दिल में लड्डू फूटने लगे थे। बज़ाहिर तो वो नखरे दिखाती रही, अंदर से वो रज़ा से मिलने पर इतनी खुश थी। फिर आखिर तालिया ने थोड़ी देर मिन्नतें करके तालिया को अगली मुलाकात के लिए मना लिया था। ज़मीर के बार बार मलामत करने और उसको होश के नाखून दिलाने की वजह से आजकल इसकी तबीयत कुछ अजीब सी रहती। कभी धूप, कभी छाँव, तो कभी बरसात या फिर कड़कती बिजली इसके लहजे में शामिल हो जाती। बज़ाहिर तो वो आज भी वादा निभाते हुए तानिया बनकर रज़ा से मिलने आ गई थी,
मगर दिल था कि ना तो इसे सांस लेने दे रहा था और ना ही चैन। वो थक गई थी अपनी ज़मीर से लड़ते लड़ते, थकती भी क्यों ना। ज़मीर की मुसाफत में जो भी चलता है इसका जिस्म नीरूह थका करती है। बात बात पर आज इसे गुमसुम और हूँ हाँ में जवाब देता और देख कर रज़ा भी परेशान हो गया। इसे लगा ये परेशानी यकीनन घर वालों की होगी। तानिया तुम ठीक तो? रज़ा ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे तानिया का हाथ गर्म है जबकि उंगलियां ठंडी। इसने हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर दी। वो भी एकटक सामने ही देखे जा रही थी। रज़ा ने इसकी नज़रों के ताकों में देखा तो एक बच्चा वहाँ पींग लेने लगा था। यकदम वो मुड़ते हुए बोली, रज़ा मुझे घर जाना है, फ़िक्र मत करें, सब कुछ ठीक है। अम्मी जान अब भी मुझ पर भरोसा करती हैं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं अब घर चलूँगी। वो रज़ा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उठी और बैग कांधे पर डालकर चलने लगी। रज़ा से मिलकर वो पार्क के बाहर से रिक्शा पकड़ते उसमें बैठ गई। ये वही तालिया थी जो रज़ा की गाड़ी में सैर करने के बाद घर वापस जाती थी, लेकिन आज वो रिक्शे में बैठ कर चली गई। रज़ा धूल में खड़ा अब भी परेशान था। मरे मरे कदमों से वो भी गाड़ी की जानिब चल दिया। तालिया जब घर पहुंची तो दरवाज़ा फातिमा बेगम ने खोला था। मुस्कुराकर इस्तकबाल करते हुए इसे हाथ से पकड़कर सीधा ड्राइंग रूम में ले आई जहाँ एक खातून बैठी थी। जब इनका ध्यान मोबाइल में लगा था उन्होंने आहट पर सर उठाया तो सामने चंदे आफ्ताब को पाया। एक चांद थी तो दूसरी बहन इसकी चांदनी थी। पहले इन्हें लगा कि तानिया ही है जो भी उठकर चाय बनाने गई थी, मगर इस लड़की के सर पर लिपटी चादर देखकर इन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि तानिया की बहन है जो कहीं बाहर से आ रही है। फातिमा बेगम अब तालिया को लीन खातून के पास सोफे पर बैठ गई थी। तालिया अब इन दोनों के दरमियान बैठी थी। इसे इस वक्त ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुकी है। वो इन खातून को पहचान चुकी थी। वो ख़ानदान भर में रिश्ता कराने वाली औरत के नाम से जानी जाती थी। चेहरे मोहरे से वो लगभग 40 से 45 के दरमियान थी। गाजरी रंग का सूट पहनने, ऊपर कैप शाल ओढ़े वो खासी मुहज़्ज़ब दिखाई दे रही थी। आंटी आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, इधर तो आओ माशाल्लाह। ज़किया बेगम ने तालिया को अपने साथ खींच लिया और उसकी बलाएं लेने लगी। तानिया हाथ में ट्रे पकड़े चाय का सामान सजाए अंदर आते हुए मंजर देख चुकी थी। दिल तो इसका भी अजीब तरह से धड़क रहा था, मगर वो अपने ऊपर काबू पा चुकी थी। देख लें ज़किया बेगम, मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात है। दोनों के लिए मुझे अच्छे घरानों की ज़रूरत है। अब आप जल्दी करें और एक आध हफ्ते तक मुझे अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर दें। फातिमा बेगम बात ख़त्म करके चाय की प्याली ज़किया बेगम की जानिब बढ़ाने लगी। तानिया और तालिया दोनों की नज़रें मिली थी और दोनों की ही आंखों में एक पोशीदा खौफ हलकोरे खा रहा था। नज़रें चुराते तानिया उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई तो तालिया भी माजरत करते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई। पीछे फातिमा बेगम इस एमरजेंसी की वजह बता रही थी जिसकी वजह से इन्हें जल्द अच्छे रिश्ते दरकार थे, और ज़किया बेगम हाँ हाँ करते हुए सर हिला रही थी। ये सब ड्रामा कब तक चलेगा तानिया? किसी और की शख्सियत का लबादा ओढ़े रज़ा से मिलते मिलते तंग आ गई हूँ मैं। जब मेरा बहनोई बनेगा तो ये बात जानकर इसे अफसोस क्या गहरा सदमा होगा। अब धोखा सिर्फ तुम अपने वालिदैन को ही नहीं, अपनी महबूब अज़जान हस्ती रज़ा को भी दे रही हो। इधर अम्मी जान हमारे रिश्तों के लिए कोशां हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं अब रज़ा से नहीं मिलूँगी। ये काम अब तुम खुद करोगी तानिया। जज्बात में मगलूब होकर तालिया बांसु पोंछ रही थी और तानिया उठकर अपने बेड पर बिल्कुल तालिया के सामने बैठी। मेरा मकसद गलत तो नहीं तालिया, मैं तो बस रज़ा को खोना नहीं चाहती थी और ये भी चाहती थी कि पढ़ाई ख़त्म कर लूँ। ठीक है, अब अगर तो मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं अम्मी जान से कह दूँगी रज़ा के बारे में कि मैं इसे पसंद करती हूँ। तानिया की आंखों में चमक थी और लहजा भी मजबूत था। तालिया पस मुर्दा अंदाज में मुस्कुरा दिया और तानिया उठकर मोबाइल पकड़े टेरेस में चली गई थी। इसे रज़ा को कॉल करनी थी और अगला लाइहा अमल तय करना था। पीछे तालिया के जहन में मंसूबा तश्कील पा रहा था। ज़बरदस्ती तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तानिया, मगर इस आग में तुमने मुझे धकेला है और अब कितने मज़े से तुम ये कह रही हो कि मैं अगर रज़ा से नहीं मिलना चाहती तो ना मिलूँ। बिसात अगर तुमने बिछाई है तो तुम्हें बस देखना ये होगा कि पसे पर्दा रहते हुए भी ये बाजी में कैसे जीतूंगी। फातिमा बेगम ज़किया बेगम को दरवाजे तक रुखसत करके आई तो घर बहुत सोना सोना सा लगा। अभी कल की बात थी, वो अस्पताल से 2 परियों को लेकर आई थी और आज वो जवान होकर खूबसूरत 2 शीज़ा का रूप धार चुकी थी। वो आने वाले कल का सोचकर अभी से फिक्रमंदी में अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। अभी इन्हें नूरे साहब को फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह करना था कि तानिया
और तालिया के रिश्तों के लिए उन्होंने ज़किया बेगम से बात कर ली। अपने कमरे में आकर उन्होंने नौरेज़ साहब को फ़ोन मिलाया तो दूसरी जानिब लाइन जाते रही, फ़ोन ना उठाया गया। वो समझ चुकी थी कि वो मसरूफ़ होंगे, इसलिए उन्होंने तमाम सूरत हाल एक मैसेज में लिखकर भेज दी। तालिया वहीं बेड पर ही सो गई थी। जब तानिया रज़ा से बात करके टेरेस से कमरे में आई तो तालिया को आड़े तिरछे अंदाज में सोते पाया। इसका इरादा था कि वो तालिया को रज़ा के फ़ैसले से आगाह करेगी, मगर फिर अपना फ़ैसला मुलतवी करके नीचे की जानिब कदम बढ़ाने लगी, जहाँ फ़ातिमा बेगम मगरिब की नमाज अदा करने में मसरूफ़ थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में चक्कर लगा रहा था। कोट सोफे पर गिरा था, टाई ढीली किए, बाजू ऊपर किए, वो चक्कर लगाते हुए अब नया सिगरेट जला रहा था। मेज़ पर एस्ट्रे भर चुकी थी, मगर इसका इस्तराब अब भी कम नहीं हो पा रहा था। थक कर वो अब खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा था। आंखों के सामने फिर से इन दोनों बहनों के चेहरे आ रहे थे, जो एक दूसरे का साया लगती थी। वही रज़ा को 1 महीने से धोखा दे रही थी। डैम इट, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझसे मिलने के लिए अगर वो इतनी मजबूर थी तो मना कर देती। इसी तरह अपनी बहन को अपना नाम देकर मुझसे मिलने के लिए क्यों भेजा? अच्छा हो गया जो कॉलेज से पीछा करके मैं इनके असल चेहरों से वाकिफ़ हो गया। लेकिन मिस तानिया, तुम एक बात तो भूल ही गई कि मैं रज़ा हारून हूँ। अपने साथ होने वाले इस धोखे को कभी भूल नहीं पाऊँगा। शादी अब तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से करूँगा। दीवार पर मुक्का मारते वो फिर से सिगरेट के गहरे कश लेने लगा था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई और सदफ अंदर आते हुए पहले तो इसके हुलिये पर हैरान हुई। झिझकते हुए बोली, सर, इरफान कंपनी के मेंबर्स आ चुके हैं और 3 बजे मीटिंग का टाइम है। मैं नहीं आ रहा। हारून साहब से कहो कि वो मीटिंग खुद देख ले, और हाँ, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। सिगरेट को एस्ट्रे में फेंक कर वो अब अपना नया हुलिया दुरुस्त कर रहा था। मगर सर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो मैंने अभी कहा? अब जाओ यहाँ से, जाओ। तकरीबन दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और सदफ को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा और अपनी चीज़ें लेकर बाहर निकल आया। इसका रुख अब लिफ्ट की जानिब था। आज तकरीबन हफ्ता हो चुका था फ़ातिमा बेगम को तानिया और तालिया के रिश्तों के बारे में ज़किया बेगम से बात किए। आज इनका फ़ोन आया तो तालिया ने रिसीव किया। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद इसने मोबाइल फ़ातिमा बेगम को पकड़ा दिया, जो बैंगन छीलने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम ज़किया बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बहन, बस क्या बताऊं, ऐसा रिश्ता ढूंढा है जो बिल्कुल आप लोगों के शायाने शान है। पढ़ी लिखी छोटी सी फैमिली, इनका अमेरिका में खाने पीने का अच्छा खासा कारोबार है। बस आजकल छुट्टियां गुजारने के साथ साथ बेटे का रिश्ता भी तलाश कर रहे हैं। आज मैं इनको लेकर शाम की चाय पे आपके यहाँ आऊँगी। लड़का भी साथ आएगा। बस क्या बताऊँ फ़ातिमा बेगम, आजकल के लड़के तो अब खुद अपना रिश्ता देखने जाते हैं। वैसे आपको कोई एतराज़ तो नहीं? ज़किया बेगम ने एक ही सांस में फ़ातिमा बेगम को पूरी तफसील से आगाह कर दिया था। इस सारी तफसील में फ़ातिमा बेगम खामोशी से सब्ज़ी काटते हुए सुन रही थी। हाँ ज़किया, मुझे भला क्या इतराज़ होगा, आने दो सारी फैमिली को। मैं चाय पे तुम सबका इंतज़ार करूँगी। और ये फैमिली पाकिस्तान में कहाँ ठहरी है? ओ हाँ, देखो तो सारी तफसील बता दी। अहम बात भूल ही गई, लड़के वाले जौहर टाउन में रहते हैं। ज़किया बेगम हल्की सी चपत सर पर मारते हुए बोली। तो फ़ातिमा बेगम ने बात मुकम्मल करके फ़ोन रख दिया था। अम्मी जान, क्या कह रही थी ज़किया आंटी? तालिया ने चाय का घूंट भरते इस्तफसार किया। बुरी बात है तालिया, इन्हें खाला कहा करो। तुम और तानिया शाम अच्छे से तैयार हो जाना, मैं तुम दोनों को ही दिखाऊंगी, फिर वो जिसको चाहे पसंद कर लें। तालिया, तुम वो क्रीम कलर का सूट पहन लेना, और हाँ तानिया बेटे, इधर आओ। तुम भी सफ़ेद रंग का कढ़ाई वाला सूट पहन कर तैयार हो जाना। देख लेना कोई कमी बेशी न रह जाए। तानिया, जो अभी अभी उठकर नाश्ता करने किचन में आई थी, अचानक पड़ने वाली उस्ताद पर बौखला गई। अम्मी जान, आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों तैयार हो जाऊं? कोई ख़ास मेहमान है क्या? हाँ बेटा, वो ज़किया खालाना और रिश्ते वालों को लेकर आज शाम आ रही हैं। मैं पहले तुम दोनों को ही दिखाऊंगी, जिसको चाहें वो पसंद कर लें। अब ये तुम्हारी किस्मत होगी, फिर दूसरी का भी तलाश कर लेंगे। फ़ातिमा बेगम ने अपने हाथ इन दोनों के हाथों में दे दिए थे। आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। चलो बच्चों, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर घर की सफाइयाँ भी करनी है। देखना घर का कोई कोना गंदा ना रह जाए। मैं अब खाने की लिस्ट बना लूँ। अब मेहमान पहली दफ़ा तो आ रहे हैं, तो चाय के साथ लवाजमात ज़्यादा होने चाहिए। जाओ तालिया, नोटबुक और पेंसिल ले आओ। तालिया इस बात में सर हिलाते किचन से बाहर चली गई तो तानिया, जो ट्रांस की कैफियत में बैठी हुई थी, बोली, अम्मी जान, मैं दोपहर में उज़मा के घर जाऊंगी। कल के टेस्ट की तैयारी करनी है। बस 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। तानिया ने पानी का गिलास मेज़ पर रखा। फ़ातिमा बेगम भड़क उठी थी। कोई ज़रूरत नहीं जाने की,
तालिया भी तो घर बैठ के पढ़ती है, वो तो किसी दोस्त के घर जाने की जिद नहीं करती। तुम आज कहीं नहीं जाओगी? फातिमा बेगम ने फैसला सुना कि आलू छीलने शुरू कर दिए थे। आखिरी बात तालिया ने किचन में दाखिल होते हुए सुन ली थी। सूरत हाल समझते नोटबुक और पेन फातिमा बेगम को पकड़ाते हुए बोली, अम्मी जान तानिया को जाने दें, सारी दोस्तें मिलकर पढ़ेंगी तो जल्दी याद होगा, अकेले में नहीं पढ़ा जाता। वैसे भी कल इंग्लिश का पेपर है तो जाने दें। उसकी दलील पर फातिमा बेगम ने सर तो हिला दिया, साथ ही साथ हदायतनामा भी जारी कर दिया कि वो वक्त पे घर आ जाए। आज वो रज़ा से मुलाकात करने आई थी। चेहरे पर मेकअप के तय होने के बावजूद एक उदासी छाई हुई थी, और आज जिन रिश्ते वालों ने आना था वो इसे पसंद ना कर लें। रज़ा इसका ध्यान बटाने की खातिर गाहे बगाहे कभी इसके चेहरे, कभी जदीद अंदाज में कटे बालों, कभी इसके सफ़ेद लिबास की तारीफ कर रहा था। अंदर से वो कितना परेशान था ये सिर्फ वही जानता था। रज़ा, अगर मैं अम्मी जान को तुम्हारे बारे में बता देती और इन सब मुलाकातों की तफसील ना बताती तो क्या हो जाता? वो मेरी अम्मी है, लाख नाराज़ी सही, मगर वो मेरा साथ ज़रूर देती। रज़ा, मेरा दिल कहता है अम्मी जान को ना बताकर मैंने गलती की है। तानिया के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। रज़ा आज फ्रेश मूड में बैठा इसे देखे जा रहा था। सुनो तानिया, आज जो रिश्ते वाले आएंगे इनके सामने ज़्यादा मत जाना, सर पर दुपट्टा ओढ़ के रखना। वो मॉडर्न लोग हुए तो तुम्हारी बहन को पसंद कर लेंगे। फिर कुछ याद आने पर माथा मसलते हुए बोला, तुम्हारी बहन तुम्हारी जितनी है, जो तुम्हारी अम्मी जान इसका रिश्ता भी तुम्हारे साथ ही देख रही हैं। रज़ा की इस बात पर पहले तो तानिया गड़बड़ाई, फिर ख़ुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ वो मेरी बहन का नाम तालिया है, मुझसे 8 मिनट छोटी है। दरअसल हम दोनों जुड़वा हैं ना, इसीलिए हम दोनों की शक्लों में बहुत मुशाबियत है, कोई देख ले तो पहचान नहीं पाता। जब तक तुम लोगों की आदत से वाकिफ़ ना हो जाए। इसकी बात अचानक रज़ा के इस तरह मुकम्मल करने पर तानिया फिर से गड़बड़ाई थी, मगर रज़ा हारून बिल्कुल नॉर्मल था, बस इसके तासुरात देखना चाह रहा था। यकीनन वो देख चुका था। तानिया ने एक मरतबा फिर से ख़ुद को नॉर्मल किया और बोली, रज़ा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो अम्मी जान को मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ के बारे में बता दूँगी, साथ ये बहाना कर दूँगी कि तुम मेरी दोस्त के भाई हो। जाने मन, शायद आप भूल रही हैं, मेरी कोई बहन नहीं, मैं अपने वालिदैन का इकलौता चश्मो चिराग हूँ। रज़ा ने कहा लगाते हुए आँख दबा कर कहा तो तानिया ने मसनूई गुस्से से अपना बैग उठाया और उठकर चलने लगी। रज़ा इसके पीछे से बराबर आकर चलने लगा। कुछ सोचते हुए बोला, बात सुनो तानिया, अभी फ़िलहाल तुम्हें अपनी अम्मी जान से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आज घर जाकर देखो वो लोग तुम दोनों में से किसका नाम लेकर पसंद करते हैं, फिर हम ये फ़ैसला करेंगे कि तुम्हारी अम्मी जान को कब और कैसे बताना है। चलो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। उसने तानिया का हाथ थामा और पार्किंग एरिया की जानिब कदम बढ़ा दिए, मगर वहाँ आने के बावजूद भी आज तानिया इसकी गाड़ी में सवार ना हुई थी। वो टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकल गई। रज़ा गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए गाड़ी में आ बैठा। मैं दोनों बहनें जुड़वाएँ जानता हूँ, इसीलिए इनकी शक्लों में मुशाबियत है, कोई देख ले तो पहचान नहीं पाता। खुद पर काबू पाते फिर से बोला, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने महबूब को भी धोखा देना शुरू कर दो। तुमसे शादी तो क्या मोहब्बत भी नहीं करूँगा, अगर शादी करूँगा तो तुम्हारी बहन से करूँगा ताकि तुम्हारा भी दिल तड़पे। बस अब देखना यह है कि तालिया अपनी बहन की हकीकत मुझे कब बताएगी। वो गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए घर के जानिब रवाना हो गया था। तानिया जब घर के करीब पहुंची तो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि मेहमान आ चुके हैं। उसने जल्दी से आगे बढ़कर चाबी से दरवाज़ा खोला जो जाते तालिया ने इसे थमा दी थी। अंदर दाखिल होते ही उसके कदम ऊपर की जानिब बढ़ने लगे। रज़ा की बातें जहन में गर्दिश करने लगी। अपने कमरे पहुंचकर ताज़ा दम होने के लिए बाथरूम की जानिब चल दी। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से निकली तो बाहर फातिमा बेगम को अपना मुंतज़िर पाया। शुक्र है तानिया तुम वक्त पे आ गई। ये क्या, तुमने मुंह क्यों धोया और आवेज़े भी उतार दिए? तानिया इसे डपटते हुए आईने के सामने ले आई। इसे अपनी निगरानी में तैयार करा कर हल्का मेकअप और साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहना कर वो नीचे ले आई। इस सारे वक्त में इसे रज़ा को एक भी मैसेज करने का मौका ना मिला था। अब तो इसके पास कोई राह फरार भी ना थी। फातिमा बेगम का रुख ड्राइंग रूम की जानिब था जहां अब्दुल मन्नान और जाहिद साहब अपनी बातों में मशगूल थे। ज़किया बेगम और फ़रा अपनी बातों में मसरूफ़ थी, जबकि फ़िरदौस तालिया से सवाल जवाब करने में मसरूफ़ थी। अब्दुल मन्नान जो दरवाजे की जानिब नीम रुख किए बैठे थे, कदमों की आहट पर सामने देखा तो निगाह ठहर सी गई। एक अप्सरा सफ़ेद लिबास में भूरे बाल शानों में बखेरे, चेहरे पे परेशानी के आसार लिए फातिमा बेगम के साथ चली आ रही थी।
اندر آ کر فاطمہ بیگم نے سب کا تانیہ سے تعارف کرایا تو سب ایک لمحے کے لیے اشش کر اٹھے۔ سبھی کبھی تانیہ کو دیکھتے کبھی تالیہ کو۔ فرح بیگم بولی، فاطمہ بہن، آپ کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہیں۔ میرے اگر 2 بیٹے ہوتے تو میں دونوں کو ہی مانگ لیتی۔ اب یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا؟ فاطمہ بیگم، ابھی تو اگلے ہفتے نوریز صاحب آئیں گے۔ ویسے مجھے بھی آپ کی فیملی بہت پسند آئی ہے، مگر مجھے تب تک مہلت دے دیں جب تک نوریز صاحب نہیں آ جاتے۔ انشاءاللہ ہاں کے پیغام کے ساتھ ہی ہم آپ کے گھر آئیں گے، فاطمہ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ تانیہ کے تو ہوش اڑے جا رہے تھے، ایسے اپنے اوپر کسی کی مسلسل نظروں سے اب کوفت ہو رہی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا تو منان اسے شوقیہ نظروں سے ایسے ہی دیکھے جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ چائے کا سپ بھی بھر لیتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان سب نے مثبت جواب کی امید رکھتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی تھی۔ فاطمہ بیگم کی سب کو خوشی خوشی رخصت کر کے آئیں تو تالیہ وہیں بیٹھی پیزا کا ایک پیس بہت مزے سے کھانے میں مصروف تھی۔ فاطمہ بیگم مسکرا کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ان کا دل آج جتنا خوش تھا اتنا مطمئن بھی تھا۔ زاہد صاحب فاطمہ بیگم کے بھائی ذیشان احمد کے بچپن کے دوست تھے۔ انہیں پہلے نام اور رہائش سن کر پتہ نہ چلا تھا، مگر جب انہیں اپنے گھر میں دیکھا تو فاطمہ بیگم کے ساتھ ساتھ زاہد صاحب بھی انہیں پہچان گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک بیٹی تو مطمئن ہو کر رخصت کر سکتی تھی۔ ارے تالیہ، جاؤ ذرا میرا موبائل لے کر آؤ، میں ذیشان بھائی کو تمہارے بابا کو خوشخبری سناؤں کہ رشتہ جانے مانے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ تالیہ پیزا کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ فاطمہ بیگم کے کمرے میں تانیہ کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ خیریت ہے، ایسے بیٹھی ہو؟ تالیہ نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے میز سے فون اٹھایا اور تانیہ کو دیکھنے لگی، جس نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ کیسی رہی رضا بھائی سے ملاقات؟ صورتحال سے آگاہ کر دیا؟ کیسا ہوگا اگر عبد المنان تمہیں اپنی شریک حیات کے طور پر پسند کر لے؟ ویسے ایک بات تو ہے، جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا اس طرح 1.5 گھنٹے میں اس نے مجھے ایک دفعہ بھی نہ دیکھا۔ ویسے کیا جادو ہے تم میں تانیہ؟ پہلے رضا، اب عبد المنان۔ تالیہ کے لہجے میں طنز واضح طور پر شامل تھا، چہرے پر نفرت صاف واضح تھی۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو مت دو، مگر کم از کم میری دل آزاری بھی مت کرو۔ میں کیس خود ہی لڑ لوں گی، اس طرح میری دل آزاری کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کیسا ہوگا اگر تمہاری شادی تایا جان کے گلریز خان سے ہو جائے؟ تانیہ نے چلا کر کہا تو تالیہ پیر پٹکتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ فاطمہ بیگم کا موبائل پکڑانے کے بعد میز پر سجے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ ذہن میں ایک ساتھ کئی محاذ کھل چکے تھے۔ فاطمہ بیگم اب نوریز خان کا نمبر ڈائل کے ریسیو ہونے کے انتظار میں تھی۔ دوسری جانب سے فوراً ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ انہوں نے آج کے دن کی ساری مصروفیات، فرح بیگم، زاہد بھائی کا ذیشان بھائی کے دوست نکل آنا، غرض سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے فوراً ہی اگلے ہفتے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے جلد نمٹنا چاہتے تھے، مگر ایک نظر وہ زاہد صاحب کی فیملی کو دیکھ کر خود کو مطمئن بھی کرنا چاہتے تھے۔ تالیہ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے کے بعد سارے گھر کا چکر لگانے لگی تھی۔ ایک آگ سی اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ اگرچہ تانیہ اس کی بہن تھی اور رضا تانیہ کی محبت تھا، مگر وہ خود بھی کیا کرتی؟ محبت کے اندھے کنویں میں تالیہ کو خود تانیہ نے ہی گھسیٹا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ آگ اب اسے جھلسانے لگی تھی، کیونکہ تانیہ پورا ہفتہ خود رضا سے ملنے جاتی رہی۔ غلطی بھی میری تھی، میں نے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر رضا سے ملنے سے انکار کیا تھا۔ تو اب جب کہ رضا تانیہ کی محبت ہے، وہ اس کا نصیب ہے، تو آخر میرے ساتھ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود سے استفسار کرنے لگی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی اس بے چینی کو دور کر سکے۔ تھک ہار کر وہ چھت کو جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں تانیہ، تم نے مجھے اس آگ میں دھکیلا ہے تو میں کیوں جھلسوں؟ جلنا تو تمہیں پڑے گا، تم اپنی اس غلطی کی سزا اب عمر بھر بھگتو گی۔ خود سے وعدہ کرنے کے بعد کافی دیر تک اپنے پلان اور اس کے آنے والے نتائج کے بارے میں سوچتی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی۔ نظریں دوڑا کر دیکھا تو فاطمہ بیگم کچن میں کام کرتی نظر آئیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کچن میں جا گھسی۔ امی جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تالیہ کھانے کی میز کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ بیگم اس کی اڑتی ہوئی رنگت کو نظروں میں لیے جلدی جلدی ہاتھ پہنچ کر اپنی سربراہی کرسی پر آن بیٹھیں۔ ابرو اچکا کر تالیہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ تالیہ سمجھ کر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، امی جان، کیا آپ جانتی ہیں تانیہ روز کہاں جاتی ہے؟
उज़्मा के घर जाती है। क्यों बेटा, कोई बात हुई है? वो अब परेशान नज़र आने लगी थी। वो उज़्मा के घर जाने के नाम पर रोज़ पार्क में एक लड़के से मिलने जाती है जिसे इसने कॉलेज के बाहर नज़दीक ही एक स्टोर पर पसंद किया था। तालिया ने आवाज़ नीचे रखते हुए कहा। साथ ही साथ इसने फातिमा बेगम का ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये तुम क्या कह रही हो? ओ मेरे अल्लाह, तानिया ने मेरा इत्मीनान, मेरा भरोसा तोड़ दिया। और तुम ये बात कितने अरसे से जानती हो? फातिमा बेगम गुस्से से बोली। तालिया एक लम्हे के लिए घबराई थी, अगले ही लम्हे खुद पर काबू पाते हुए बोली, अम्मी जान, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ये बात कितने अरसे से जानती हूँ? फ़र्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि वो जिस लड़के से मिलती है वो शक्ल से ही एक नंबर का आवारा लगता है। और तानिया जो किचन में पानी पीने के लिए आ रही थी, ये सुनकर वहीं जमकर रह गई। आपको क्या पता, आप तो दोपहर में आराम करने की खातिर सो जाती थी, याद नहीं? जब एक दफ़ा आप तानिया को ना पाकर गुस्सा भी हो गई थी, तभी मुझे भी शक हुआ। तानिया एक दिन बाहर निकली तो मैं भी चादर ओढ़कर नकाब करते हुए इसके पीछे चल दी। जाकर देखा तो वो जो पार्क आता है ना, वहीं उसी मोड़ पर वो जा रही थी। वहाँ इसने एक लड़के से मुलाकात की और तो और इसके हाथों में हाथ डाले बैठी रही। घर आकर मैंने इससे बात पुरस की तो इसने मुझे कसम दे दी कि मैं आपको ना बताऊं। लेकिन अम्मी जान, मैं आपको बता दूं कि वो लड़का हरगिज़ इस घर का दामाद बनने के काबिल नहीं है। मेरी माने तो जल्द से जल्द इसकी शादी अब्दुल मन्नान से करें और रुखसत करें इसे घर से। तानिया अपनी लय में बोलती चली जा रही थी, मगर फातिमा बेगम तो यूं जैसे बोलना ही भूल गई। याद था तो बस एक ही जुमला कि तानिया उज़्मा के घर जाने के नाम पर किसी लड़के से मिलने पार्क जाती है। कनपटियाँ तन गई थी, चेहरे पर ऐसा गज़बनाक गुस्सा था कि तालिया भी अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। फातिमा बेगम शदीद तैश के आलम में उठी और जब बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो निगाहें लट्ठे की मानिंद सफ़ेद लाश से मिलीं। तानिया किसी भी तासुर के बगैर फातिमा बेगम को देख रही थी और फातिमा बेगम को तानिया का चेहरा देखकर लगा कि जो कुछ तालिया ने इन्हें बताया है वो सब कुछ सच है। तभी इसका राज फाश हो जाने पर वो खौफज़दा है। फातिमा आपा बेगम आगे बढ़ी और उसके मुकाबिल जा खड़ी हुई। तानिया की शादी अब्दुल मन्नान से होगी और इसी महीने होगी। तुम दोनों कल से कॉलेज नहीं जाओगी। तुम दोनों अपने मोबाइल लाओ ताकि मैं तुम दोनों को तो लगाम डालूं। बिला ताख़ीर मुझे मोबाइल ला कर दो। उन्होंने चीखते हुए कहा था। जाओ अब। तालिया अपना और तानिया का मोबाइल इनके ठिकानों से ले आई थी। फातिमा बेगम ने मोबाइल पकड़े और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठी। दोनों फ़ोन्स में से बारी बारी सिम निकाली और दोनों ही तोड़ दी। एक एक करके दोनों मोबाइल पकड़े और शदीद गुस्से में आकर दीवार में दे मारे। दोनों स्मार्टफोन थे, एक ही झटके से टूट गए। वो वापस पलटी और बाहर लाउंज में लगे लैंडलाइन की तार खींचकर निकालने लगीं और शदीद गुस्से के आलम में वो फ़ोन भी ज़मीन पर पटक दिया। ख़ुद भी ज़मीन पर बैठती चली गई। इस वक्त एतबार टूटने का दुख कोई फातिमा बेगम से पूछता तो वो बताती। तालिया आगे बढ़ी और फातिमा बेगम के साथ ज़मीन पर बैठ गई और इनके कंधे पर हाथ रखकर जो इन्हें तसल्ली देने लगी थी। फातिमा बेगम ने उसका हाथ ज़ोर से झटका और चीख कर बोली, तुम दोनों को इसलिए बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया कि तुम दोनों पर एतमाद किया। तुमने बाहर किसी लड़के से ताल्लुकात बना लिए, मेरी आंखों में धूल झोंक कर उज़्मा के घर जाने के नाम पर इससे मिलते रही और तुमने रुख मोड़कर तालिया की जानिब देखने लगी। इसके ऐबों पर क्यों अब तक पर्दा रखा? तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन तुमने इसे रंगे हाथों पकड़ा था? बताओ मुझे। वो चीख कर बोल रही थी। वो अम्मी जान, इसने वादा किया था कि सुधर जाएगी, इस लड़के से दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने फिर इस पर एतबार कर लिया। तानिया की आंखें हैरत से मज़ीद फैल गईं। इसने आंसू साफ किया, कुछ बोलने की जुर्रत करने लगी। अम्मी जान, तानिया हौले से बोली तो तालिया और फातिमा बेगम ने इसे ऐसे देखा जैसे इसे बोलने का कोई हक़ नहीं। बस तानिया बस, तुम जानती हो मुझे जितनी भी सफाइयाँ दोगी इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे अब तुम पर कभी भी भरोसा नहीं होगा। अब तुम दोनों चली जाओ यहाँ से, जाओ। फातिमा बेगम खुद भी उठ गई थी और थके हुए कदमों से अपने कमरे की जानिब चल दी थी। तानिया भी रोते ऊपर की जानिब बढ़ गई, जबकि तालिया उठकर मुस्कुराते टीवी लाउंज में आकर टीवी ऑन करके बैठ गई। अपने प्लान को कामयाब होता देखकर टीवी पर चलने वाला गाना सुनने लगी। आज की रात बहुत सनसनीखेज रही थी। तालिया खाना खाकर नीचे बने गेस्ट रूम में सो गई थी। लाशौरी तौर पर वो तानिया का सामना नहीं करना चाहती थी और फातिमा बेगम ने दोनों को अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। कमरे की लाइटें जलाई वो अपने बेड पर लेटी थी, आंखों से आंसू रवां थे। कितने ही घंटे यूं ही लेटी रहीं।
यकदम ही फ़ोन की घंटी ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ करा दी। उन्होंने लेटे लेटे ही मेज़ से फ़ोन उठाया और सबसे पहले वक्त देखा। मोबाइल की घड़ी 2:28 बजा रही थी। फिर निगाह फ़ोन पर आने वाली कॉल पर पड़ी तो नोरेस कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो उठी और गला खनकार कर अपने आंसू साफ करने लगी। मेज़ पर रखे सुबह वाले जग से पानी का गिलास भरने लगी। जल्दी जल्दी एक दो घूंट भर कर खुद को कंपोज करते उन्होंने कॉल पिक की। इस वक्त फ़ोन किया आपने, खैरियत तो थी? फातिमा बेगम ने यूँ तासुर पेश किया जैसे वो गहरी नींद से उठी हूँ। फातिमा, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मुझे छुट्टी मिल गई है, तकरीबन 1.5 माह की। कल सुबह मैं आ रहा हूँ, फिर ही बैठकर रिश्ते का सोचेंगे। नोरेस साहब की आवाज़ से वो काफ़ी हद तक फ्रेश और खुश लग रहे थे। चलें ठीक है, आप कल आएंगे तो फिर इत्मीनान से सारी बातें होंगी। फातिमा बेगम फ़ोन रख कर काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे जलते हुए सहरा में अचानक से पानी का कुआं मिल गया हो। वो उठी और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। तानिया ने फ़ोन क्यों बंद किया हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसका फ़ोन बंद हो। रज़ा ने झुंझला कर फ़ोन जेब में डालते हुए सोचा और वहाँ पर मौजूद मरियम बेगम और कलसूम बेगम ने इसके चेहरे का उतार चढ़ाव देख लिया था। तभी कलसूम बेगम चाय की प्याली पिरच में रखते हुए बोली, क्या बात है रज़ा, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? कुछ नहीं दादी जान, आज बस तानिया से बात नहीं हो पाई, इसलिए परेशान हो गया। शायद वो मसरूफ़ हो। मैं ज़रा मैच देखने जा रहा हूँ। टीवी लाउंज में आकर एलईडी ऑन करते आराम से सोफ़े पर बैठ गया। हो सकता है रिश्ते वालों ने इसे पसंद कर लिया हो, इसीलिए जज्बात में मगलूब होकर इसने मुझसे फ़ोन बंद करके जान छुड़ा लिया। उसने चैनल बदलते खुद से सोचा। यकदम ही मुलाजमत ट्रे में एक बाउल जो कि स्नैक्स से भरा हुआ था लाई और मेज़ पर रखकर चली गई। तालिया आंखों में उस दिन मेरे लिए मोहब्बत थी। हो सकता है कि उसने अपनी बहन की मोहब्बत का ढिंडोरा पीट दिया हो। खैर मुझे इससे क्या, शादी तो मैं तानिया से ही करूँगा। देखते हैं धोखा दही वाला ड्रामा कब तक चलता है। मुतमईन होकर अब फिर से टीवी देखते हुए साथ साथ स्नैक्स खाने लगा था। वो रात तानिया के लिए क़यामत बनकर टूटी थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे जिस्म ज़ख्मों से चूर हो। बेड से टेक लगाए चेहरा टांगों में छुपाए रोए चली जा रही थी। अजीब सी बेबसी थी। या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। मुझे इस आजमाइश में सुरखरू कर। रोते रोते इसके आंसू खुश्क हो गए थे। अम्मी जान ने रज़ा को अब तक नहीं देखा। इस सिचुएशन में अगर रज़ा खुद से रिश्ता ले आए तो अम्मी जान को तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक तालिया ना बता दे। वो बेड से उतर कर इधर उधर चक्कर काटने लगी थी। तालिया से मदद की कोई उम्मीद नहीं। वैसे भी जो कुछ इसने मेरे साथ किया इसका बदला मैं नहीं, अल्लाह ताला खुद लेंगे। बस अब मुझे रज़ा तक ये पैगाम पहुंचाना है कि जब तक मैं तालिया की शादी नहीं हो जाती वो हमारे घर रिश्ता लाने से गुरेज करे। अगर अब्दुल मन्नान की फ़ैमिली ने मुझे मांग लिया और अम्मी जान तो वैसे ही मेरा रिश्ता पहले करने को फौकियत देंगी तो फिर मैं क्या करूँगी। थक कर वो अब बेड पर बैठ गई थी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसका मुंह चिढ़ा रहा था। बस अब तो एक ही रास्ता है कि मैं अम्मी जान को एतमाद में लेने की कोशिश करूं। हाँ यही ठीक है। फिर सारी रात वो आने वाले वक्त और इसके साथ आने वाले तूफ़ान के बारे में सोचती रही। अगले दिन की शुरुआत बहुत ही ठंडे अंदाज में हुई थी। मौसम सरमा अब अपने जोबन पर था, मगर किचन में नाश्ता बनाते हुए फातिमा बेगम को हल्की सी भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते तालिया चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए फातिमा बेगम को सलाम करके अपनी नशिस्त संभाल रही थी। फातिमा बेगम ने मेज़ पर नाश्ता चुना तो तानिया किचन में दाखिल होती दिखाई दी। आहिस्ता से सलाम करते इसने भी अपनी सीट संभाल ली। वहाँ पर मौजूद किसी ने भी इसके सलाम का जवाब नहीं दिया था। नाश्ता बिल्कुल सर्द मेहरी के साथ किया गया। नाच पहले वाली शौक भरी बातें थीं, न ममता भरे जज्बात थे। अचानक दरवाजे पर बैल हुई तो फातिमा बेगम ने चौंक कर सर उठाया। तालिया और तानिया की निगाहें सिर्फ एक लम्हे के लिए मिली थी। निगाहें चुराने में पहल तालिया ने की थी। फातिमा बेगम नाश्ता अधूरा छोड़कर इन्हें उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चल दी। दरवाज़ा खोला तो सामने नोरेस खान खड़े थे। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, दोनों हाथों से एक एक अटैची केस पकड़े, चेहरे पर बारो मुस्कुराहट लिए वो खड़े थे। फातिमा बेगम ने उनका खुश दिली से इस्तकबाल किया। दरवाजे पर मानूस सी आवाज़ सुनकर तानिया और तालिया भी नाश्ता अधूरा छोड़कर बाहर लपकीं। नोरेस खान अब सामान पकड़े फातिमा बेगम के साथ बातें करते हुए अंदर आ रहे थे। वो दोनों भागकर उनके चौड़े सीने से जा लगी। तानिया तो फरते जज्बात में आकर रोने लगी थी। नोरेस खान ने आहिस्ता से थपकी देकर दोनों के माथों पर बारी बारी बोसा देने लगे। कुछ देर पहले की सर्द मेरी अब खुशगवार माहौल की लपेट में आकर कहीं दूर जा छुपी थी।
सब किचन में आए तो नोरेस खान ने अपना कोट कुर्सी की पोस्ट पर लटकाया और फातिमा बेगम की अधूरी चाय से लुत्फानंदोज होने लगे, जबकि फातिमा बेगम तालिया की कुर्सी पर विराजमान थी। तानिया और तालिया मिलकर नोरेस खान के लिए पराठे पकाने लगी। हाँ भाई फातिमा, वैसे तो मैंने अगले हफ्ते आना था, मगर जब तुमने बताया कि जाहिद भाई के घर से जो रिश्ता आया है तो मैंने सोचा कि अब देर ना करूं। वैसे भी भाई साहब के आजकल बहुत फ़ोन आने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां जल्द अज जल्द महफूज हाथों में चली जाएं। बहुत मान से वो अपनी जुड़वा बेटियों को देखते हुए बोले थे। अब ठीक कह रहे हैं नौरेज़, मुझे भी आजकल बार बार भाभी फ़ोन करती हैं। हम गुलरेज़ खान को रिश्ता दे भी देते, मगर वो लोग ज़िम्मेदार हैं। फिर घर के माहौल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप राज़ी हैं तो हम आज ही जाहिद भाई के घर चलते हैं। फातिमा बेगम ने बात ख़त्म करते हुए कनखियों से तानिया की जानिब देखा था। न जाने क्यों तानिया के हाथ कांप रहे थे। यह सब तो ठीक है फातिमा, मगर मैं पहले अब्दुल मन्नान से मिलूंगा। अगर इसकी फैमिली को देखकर तसल्ली हो गई फिर ही हाँ करूँगा। ये लीजिए बाबा जान, गर्मा गर्म अंडा पराठा तनावल फरमाएं। तालिया ने वेटर्स के अंदाज में नाश्ता आगे रखा तो नौरेज़ खान खिलखिला उठे। पुराने किस्से छेड़े गए और जवानी की यादें भी ताज़ा हो गई थी। बहुत सी यादें। लाउंज में हर तरफ शोर था। टीवी पर पाकिस्तानी फिल्म चल रही थी। फरा बेगम फिरदौस सोफे पर बैठी बहुत इन्हिमाक से फिल्म देखने में मसरूफ़ थी। गाहे बगाहे बाउल में से पॉपकॉर्न भी खा लेती। फरा बेगम भी फिरदौस की तरह आड़े तिरछे अंदाज में लेटी थी। होलिये से बिल्कुल फिरदौस की बड़ी बहन मालूम होती थी। पॉपकॉर्न खाने के साथ फिल्म देखते हुए दोनों इस पर तबसरा भी कर रही थी। दफ़तन फरा बेगम के मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई और फातिमा कॉलिंग जगमगाने लगा। उन्होंने मुस्कुराते पहले टीवी का वॉल्यूम कम किया, फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सलाम दुआ के बाद हाल अहवाल पूछा जा रहा था। फिर फातिमा बेगम बोली, फरा मेरा फ़ोन करने का मकसद ये था कि हम आज अब्दुल मन्नान से मिलने आना चाहते हैं। दरअसल नौरेज़ आपके प्रपोज़ल का सुनकर आज ही छुट्टी लेकर घर आ गए, तो हमने सोचा कि नेक काम में देरी कैसी। ऑफ कोर्स फातिमा, आप आज ज़रूर आएँ। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने खुशदिली से कहा तो साथ बैठी फिरदौस भी मुस्कुरा उठी। फ़ोन रखने के बाद फरा बेगम फिरदौस को फातिमा बेगम की आमद के बारे में बताने लगी। शाम हो चुकी थी। वो जल्दी से उठी और मुलाजमा को रात के लिए स्पेशल खाने की हदायत देने किचन की तरफ चल दी, जबकि फिरदौस फिर से मूवी देखने मसरूफ़ हो चुकी थी। सारा दिन बहुत मसरूफ़ था। वो दोनों एक दूसरे से एक बात भी नहीं कर रही थी, मगर नौरेज़ खान के सामने तीनों नॉर्मल हो जाती। इन दोनों ने सारा दिन घर के काम काज के बाद नौरेज़ के लाए हुए तोहफे खोल खोल कर देखे थे। तोहफ़ों में ज़्यादातर कपड़े और ज्वेलरी थी जो नौरेज़ खान ने अपनी समझ बूझ के साथ ख़रीद ली थी। वो दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। दोनों ही जाहिद साहब के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मौज़ूए गुफ्तगू अब भी तानिया और तालिया ही थी। मैं तो सोच रही हूँ नौरेज़ के इंशाल्लाह रिश्ता फ़ाइनल करने के बाद आपके जाने से पहले ही तानिया की रुखसती कर दें। यानी अब तुमने सोच भी लिया कि किस बेटी का हाथ अब्दुल मन्नान के हाथ में देना है। नौरेज़ खान ने टाई लगाते हुए आईने में से अपने आगे खड़ी फातिमा बेगम को देखकर शिकवा किया। वैसे अब्दुल मन्नान ने उस दिन तानिया को ही पसंद किया था, ये मैं बात आपको बताना भूल गई थी। चलो ठीक है, वैसे अब्दुल मन्नान से भी एक मर्तबा पूछ लेंगे कि उसने किसको पसंद किया है। आखिर को इसने देखा तो दोनों को ही था। वो अब आगे बढ़कर सिंगार में से अपनी बेशकीमत घड़ी उठाने लगे। मज़ीद कोई बात नहीं हुई थी। फातिमा बेगम ने आखिरी बार आईने में ख़ुद को देखा। ग्रे कलर का नफीस सा सूट पहने वो अपनी उम्र से आधी लग रही थी। नौरेज़ खान जो पास ही कुर्सी पर बैठे मोबाइल में मसरूफ़ थे, फ़ोन को कोट की जेब में रखते हुए फातिमा बेगम के पीछे आन खड़े हुए थे। आईने में उनको देखते हुए धीरे से कान में बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हो। दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। उधर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। फिरदौस, अब्दुल मन्नान, जाहिद साहब और फरा बेगम पुरतेपाक अंदाज में मिले थे। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद अब चाय का दौर चल रहा था। नौरेज़ खान बोले, वैसे मुझे आपकी फैमिली एक अरसे बाद भी पहले की तरह लगी। बस फ़र्क इतना है कि अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। आप दोनों तो अब भी वैसे ही हैं जब मैं अपनी शादी पे आपसे मिला था। भाई साहब आपने भी खूब कहा। फरा बेगम ने कहा तो सब हंस पड़े। मेरे ख्याल में मंगने की तकरीब परसों रख लेते हैं और शादी दिसंबर के शुरू में सही रहेगी। फातिमा बेगम ने चाय की प्याली वापस रखते हुए कहा तो वहाँ पर मौजूद हर शख्स ने तायदी अंदाज में सर हिला दिया था। फरा बेगम बोली, फातिमा बहन की इस बात से मैं इत्तफाक करती हूँ। जाहिद साहब ने भी इस बात में सर हिला दिया।
दरअसल हम लोग शादी करने के बाद अमेरिका चले जाएंगे, तो जितना जल्दी तानिया का वीज़ा पासपोर्ट का इंतज़ाम हो जाए तो इसको बाहर ले जाना इतना ही आसान होगा। इसको अपने शौहर के साथ अमेरिका में ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम परसों तक तानिया के हाथ में अंगूठी पहनाने चले आएंगे। जाहिद बेग की इस बात पर फातिमा बेगम ने चमकती और मुस्कुराती आंखों से नोरेज़ खान की तरफ देखा। वो जल्दी एक बेटी के फ़र्ज से फारिग हो जाएंगे, इन्हें सिर्फ अब तालिया की फ़िक्र थी। वो दिल ही दिल में चाहने लगे थे कि तालिया कभी इन्हीं दिनों में अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर इसे भी अपने घर का कर दें। 2 दिन पर लगाकर उड़ गए थे। 2 दिनों में घर की हल्की फुल्की सजावट मुकम्मल हो चुकी थी। तानिया अपने कमरे में ब्यूटिशियन से तैयार हो रही थी, जबकि तालिया पहले ही तैयार हो चुकी थी। वो बेड के किनारे बैठी सिल्वर रंग की हिल पहनने में मसरूफ़ थी। हल्के मैरून कलर की कामदार मैक्सी पहने वो आज अप्सरा मालूम हो रही थी। 8 बज चुके थे और जाहिद बेग की फैमिली और इनके करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। तानिया को जब अब्दुल मन्नान के पहलू में बिठाया गया तो सबने बेख्तियार बलाएं ली थी। अब्दुल मन्नान ने तानिया को हीरे की अंगूठी पहनाई थी, जबकि तानिया ने प्लाटिनम की। हर तरफ तालियों की गूंज थी, बस तानिया ही थी जो ये सब शोर नहीं सुन पा रही थी। मंगनी की रस्म के बाद सब खाना खाने लगे। अब्दुल मन्नान ने तानिया से बात करने की बहुत कोशिश की, जिनका जवाब सिर्फ हाँ हाँ में ही मिला था। रात गए तक सब शादी की प्लानिंग करते रहे, मगर तानिया से ज़्यादा बैठा न गया। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी जो तानिया का मुंह चिढ़ा रही थी। तालिया ने भी इसके अकेले रहने पर ही तरजीह दी और ख़ुद नीचे चली गई, इसे वहाँ छोड़कर। दरवाज़ा बंद करके तानिया बेड के किनारे ठंडी ज़मीन पर आ बैठी। रज़ा की हर मुलाकात में की गई हर बात इसके जहन में फ़िल्म की मानिंद चल रही थी। उसकी सारी बातें वो सोच रही थी। पीछे से आती रोशनी में इसके तीखे नैन नकोश मज़ीद वाज़े हो रहे थे। शादी की तैयारियों के तमाम फैसले हो चुके थे। तकरीबन 1:30 बजे तक वो तमाम लोग रुखसत हो चुके थे। फातिमा बेगम, नोरेज़ खान और तालिया ड्राइंग रूम में बैठे बैठे आगे का प्लान डिस्कस करने लगे थे। वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने लैपटॉप पर नए मिलने वाले प्रोजेक्ट का डेटा खुला था और दाईं जानिब कॉफ़ी का मग भाप उड़ा रहा था। बाजुओं को फोल्ड किए वो अब खिड़की से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम था। तानिया से आखिरी मुलाकात को 1 हफ्ता बीत गया था और आज वो तानिया का फ़ोन मुसलसल बंद हो जाने की वजह से परेशान था। एकदम ही उसने गर्मा गर्म कॉफ़ी का सिप लिया और आज इसे कॉफ़ी भी कड़वी लग रही थी। बुरा समूह बनाते हुए इसने कप रखा और पास रखे पानी की गिलास से चंद घूंट पीने लगा। अपने आप को संभालते हुए इसने फिर से लैपटॉप पर अपनी तवज्जो मबजूल कर दी। शायद तानिया का नंबर इसलिए बंद था कि शायद इसका रिश्ता पक्का हो गया। हो सकता है, मुझे क्या। खुद कलामी करते हुए वो सारा डेटा एक बार फिर से देख रहा था। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि इसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। कुछ सोचकर इसने फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब से एक लड़की की आवाज़ आई, रज़ा, आप कौन? रज़ा, मैं तानिया की बहन तालिया बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। पहले आप ये बताइए कि नंबर आपका है और तानिया कहाँ है? रज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। आखिर को इसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। एक एक करके रज़ा के तमाम शक अब यकीन में बदलने लगे थे। नहीं नहीं रज़ा, ये नंबर एक दुकानदार का है। मैं इस पार्क के पास मौजूद हूँ जहाँ आप और तानिया मिलते थे। क्या आप मुझसे मिलने पार्क आ सकते हैं? तालिया ने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। नज़रें अब भी अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। ठीक है, मैं आधे घंटे तक पार्क आता हूँ, तुम वहीं रहना। रज़ा ने मुस्कुराते उठकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए वो सारी चीज़ें हाथ में उठाए बाहर निकल आया। सारा रास्ता वो यही सोच रहा था कि तालिया इससे क्या बात करेगी। क्या वो इसे तानिया की हकीकत से आगाह करेगी या फिर ख़ुद अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। सोचों के घोड़े दौड़ाते हुए वो पार्क के पास बनी हुई पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहा था। तेज़ तेज़ कदम उठाते पार्क में दाखिल हुआ था और इसी बेंच की जानिब बढ़ गया जहाँ वो तानिया के साथ बैठा करता था। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। वो चलते चलते और करीब पहुँचा तो तालिया एहतरामन खड़ी हो गई। चॉकलेट ब्राउन कलर का सूट पहनने तैयार हुए वो इसके सामने खड़ी थी, जिसे पहली दफ़ा देखकर तो वो भी धोखा खा गया था। रज़ा ने बज़ाहिर यूँ महसूस करवाया जैसे वो इसमें दिलचस्पी ना रखता हो और आगे बढ़कर बेंच पर बैठ गया। तालिया अपने साथ काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स भी लाई थी। वो तालिया के वहाँ बैठने की जगह ना थी। रज़ा ने सूरत हाल समझकर सर हिलाया और तालिया के मुकाबिल जा खड़ा हुआ और बग़ैर किसी तमहीद के बोला, हाँ बताओ।
اب تو مجھے کیا بتانے آئی ہو، لیکن سب سے پہلے تو مجھے تانیہ کے بارے میں بتاؤ۔ رضا، تانیہ کا رشتہ پکا ہو گیا، اس کی شادی اس مہینے کے آخر میں ہے۔ اب آپ کو اسے بھول جانا چاہیے، ویسے بھی ایک دھوکے باز کو یاد رکھنا۔ دھوکے باز تو تم بھی ہو تالیہ، تم دونوں بہنیں کیا سمجھی تھی کہ میں تم دونوں کا راز کبھی جان نہیں پاؤں گا اور تم دونوں مجھے آسانی سے بے وقوف بناتی رہو گی؟ ہر انسان کی پہچان صرف شکل سے ہی نہیں، عادت سے بھی ہوتی ہے۔ شاید تم دونوں ہی بات بھول گئی تھی۔ غصے سے رضا کی رگیں تن گئی تھی، پھر بھی آواز نیچی رکھے بہت نپے تلے انداز میں بول رہا تھا۔ چہرہ ایک دم سے لال سرخ ہو گیا، لال چہرہ، سفید رنگت اور بھورے رنگ کے بکھرے ہوئے بال جو اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ تالیہ سب باتیں بھول کر سانس روکے سے دیکھے جا رہی تھی۔ مقابل نے جب نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تو تالیہ حال میں واپس آئی۔ رضا جی، مجھے تانیہ نے اصرار کیا کہ میں تانیہ بن کر آپ سے ایک دفعہ مل لوں، پھر امی جان کو آپ کے رشتے کے لیے قائل کیا جا سکے گا، تو آپ سے پہلی دفعہ مل کر میں اپنا آپ بھول گئی تھی۔ آپ سے کی گئی ہر ملاقات میرے لیے سہانا خواب بن جاتی۔ رفتہ رفتہ مجھے تانیہ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ میں آپ سے، نظریں اٹھا کر رضا کو دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی، اور تانیہ کی آپ سے محبت میری اس سے نفرت کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے امی جان کو تانیہ سے بدظن کر دیا۔ تانیہ کے خلاف خوب جھوٹی سچی کہانیاں میں نے انہیں سنائی۔ اس کا کالج جانا، باہر نکلنا، آپ سے ملنا، سب کچھ بند کروا دیا۔ پھر عبد المنان بھائی کا رشتہ آیا اور امی جان نے سیدھے صبح تانیہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ رضا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ آپ مجھے اپناتے ہیں یا نہیں، بس مجھے یہی کہنا تھا اور آپ تانیہ کو بھول جائیں۔ تالیہ اپنے پلان کے مطابق فوراً ہی مڑ کر بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ جب اسے رضا کی آواز سن کر رکنا پڑا، رکو تالیہ۔ تالیہ مڑ کر پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ رضا آگے بڑھا اور اس کے قریب کھڑے ہو کر بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے جب تانیہ کی بے وفائی، اس کا دھوکہ دینے کے بارے میں پتہ چلا تھا، تو میں نے تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب تانیہ سے دور ہی رہوں گا۔ اب جب تم نے خود شادی کا کہا ہے تو میں تانیہ کی شادی کے بعد ہی رشتہ لے آؤں گا۔ رضا نے آگے بڑھا کر ہاتھ بڑھایا تو تالیہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ رضا نے کہا۔ تالیہ کے ہاں کہنے پر وہ بولا، کیا تم بھی تانیہ کی طرح پڑھائی تو مکمل نہیں کرنا چاہتی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، کیونکہ میں تانیہ نہیں ہوں۔ اور وہ دونوں ہی کہا لگا کر ہنس دیے تھے۔ پھر رضا آگے بڑھا اور اس کے پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا، ان لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے۔ تالیہ آپ کی بات دل سے مسکرائی تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک حافظ۔